आपका विदाई समारोह हो रहा है। अगर आपके लिए लोग रोए नहीं तो समझिए आपने कुछ नहीं किया। तो ये मेरा रिकॉर्ड रहा है। मैं जहाँ भी रहा, मेरा जब भी ट्रांसफर हुआ तो लोग बहुत दुखी हुए। जनता के लोग भी और साथ काम करने वाले लोग भी। जहाँ भी आतंकवाद होता है वहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है सूचना। अगर आपका जनता से संपर्क अच्छा है, आपको सूचना वक़्त से मिल रही है, तो बहुत सी घटनाएँ आप टाल सकते हैं। यानी अगर 20,000 लोगों की भीड़ खड़ी हुई है और आपके पास अगर 100 या 200 आदमी हैं और भीड़ उग्र हो रही है, अगर आप घबरा गए तो फिर आपकी पूरी टीम घबरा जाएगी। आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो उनकी पर्सनालिटी कुछ इस तरीके से बन जाए पहले से ही। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। अभी हमारे साथ हैं ऑफिसर टॉक में आईपीएस अजय चौधरी सर, जो कि 1996 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। सर दिल्ली पुलिस में जॉइंट कमिश्नर भी रह चुके हैं और अभी सर ओएसडी हैं मिजोरम सरकार में। सर का जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफी वास्ट रहा है सर्विस के दौरान, क्योंकि सर को पुलिस मेडल मिला है फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस। तो आज हम सर से बातचीत करेंगे, उनके लाइफ के बारे में जानेंगे, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि दिल्ली पुलिस को काफी हाई प्रोफाइल पुलिस देखा जाता है, काफी अच्छी पुलिस माना जाता है और काफी चैलेंजेस भी रहते हैं दिल्ली पुलिस में और काफी लोगों की आकांक्षाएं भी रहती हैं कि दिल्ली पुलिस से उनको उम्मीदें भी रहती हैं, ये कहें। तो हम सर से बात करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। सर आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा सर, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी सर, थैंक यू। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और सभी व्यूअर्स को भी मेरा नमस्कार। मैं उत्तर प्रदेश के एटा जिले का रहने वाला हूँ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो गांव के स्कूल में ही हुई। हम लोग भी अपना बोरिया बिस्तर लेकर, बैग लेकर पैदल स्कूल जाते थे और जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, आपके जूनियर हाई स्कूल होते हैं, वहाँ मैंने पढ़ाई की। उसके बाद जो 9th और 10th करने के लिए मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एटा में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ हमें एक जनपदीय स्तर पर एक प्रतियोगिता होती थी जिसमें 100 रुपए महीने की स्कॉलरशिप मिलती थी और हॉस्टल में रखा जाता था। पूरे जिले से लोग सेलेक्ट किए जाते थे और ये स्कीम अभी भी चल रही है पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से। इसको एकीकृत छात्रवृत्ति कहते हैं। तो उसमें जिले के करीब 30 या 40 अच्छे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करके सरकार मदद करती है और हॉस्टल में रखती है। उसके बाद फिर मैं 11th या उसको प्री यूनिवर्सिटी कोर्स कहते हैं, वो करने के लिए मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में चला गया। आई होप कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी जानते हैं कि जो यूपीएससी की जर्नी है वो काफी लॉन्ग होती है, साथ ही साथ काफी चैलेंजिंग भरी होती है। तो इसमें आपको बूस्टअप रखने के लिए अनअकैडमी कुछ इनिशिएटिव लेकर आए हैं, जो कि डेफिनेटली आपको आपके ड्रीम गोल को अचीव कराने में या फिर आपको सक्सेस दिलाने में हेल्प करेंगे। साथ ही आपको ये भी पता होगा कि यूपीएससी जो प्रीलिम्स है 2023 का, वो कुछ ही महीने बाकी है उसके, जिसके लिए आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और साथ ही आपको ये भी पता है कि ये राइट टाइम है अपनी प्रिपरेशन को क्विक स्टार्ट करने का। सो जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो अपनी प्रिपरेशन काफी अच्छे से स्टार्ट कर चुके होंगे। इन सीरियस एस्पिरेंट के लिए अनअकैडमी का जो इनिशिएटिव है आरंभ बैच लॉन्च किया है, जो कि हिंदी इंग्लिश होने वाला है, जिसमें सारे सिलेबस का कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवरेज करवाई जाएगी। इसके अलावा आपको मौका मिलेगा इंडिया के टॉप एडुकेटर से पढ़ने का, जैसे कि मुन्नाल पटेल सर, सुदर्शन सर, अंकित सर एंड अनुज गर्ग सर जैसे इंडिया के टॉप एडुकेटर से। और तो और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी सब्सक्रिप्शन लेकर आए हैं, जिसमें कि आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा। इस बैच का नाम है लक्ष्य बैच। इसमें आपका कंप्लीटली सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवरेज करवाई जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसमें आपको प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि जो ये अमेजिंग बैचेस हैं जो यूपीएससी 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये रामबाण होने वाले हैं। यानी कि जो स्टूडेंट्स अभी भी अपनी प्रिपरेशन का कोई रीजन नहीं ढूंढ पा रहे थे 2023 के लिए, उनको ये बहुत ही अच्छा रीजन मिल गया है इन बैचेस के साथ अपनी जर्नी को अच्छे से कंप्लीट करने का। अभी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को परचेस करने के लिए लिंक वीडियो में है, जाकर क्लिक करें। साथ ही 18 मंथ का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अभी उस पर हैवी डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें कि आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा
एडिशनल 10% डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज करें। सो आई होप कि आप आरंभ एंड लक्ष्य बैच में जरूर इनरोल करेंगे अगर आप 2023 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड स्टूडेंटो फॉर 10% डिस्काउंट। ओके, सो सर सिविल सर्विसेज के बारे में बात की जाए। सर आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया सर, वहां पे पहले ये बताइए कि सर क्या डिग्री आपने की सर? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, जैसा मैंने कहा था कि मैं हाई स्कूल तक हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा और अलीगढ़ विश्वविद्यालय में पूरी पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम में होती है। तो ये सबसे बड़ी चुनौती जो मेरे सामने आई वो ये थी कि आपको अपना मीडियम चेंज करना है। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट रहे और अब आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करनी है। तो मेरे पिताजी चूंकि स्वयं अध्यापक थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप कोशिश करें मेहनत करके इंग्लिश मीडियम में ही परीक्षा दें। मैंने वहाँ पर बीए ऑनर्स इंग्लिश से किया। ओके, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन एक मेहनत एक ऐसी चीज होती है कि अगर आप लग जाएंगे या पीछे पड़ जाएंगे किसी चीज के, और उस उम्र में भाषाओं को सीखना भी उतना मुश्किल नहीं होता। तो मैंने बीए ऑनर्स इंग्लिश के साथ हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की, और बीए और प्री यूनिवर्सिटी कोर्स जो 1 साल का होता था, दोनों फर्स्ट डिवीजन में पास किए। ओके, सो सर एक और बात कर ली जाए पहले। सर आपका ऑप्शनल और मीडियम आपने सर क्या रखा फिर सिविल सर्विसेज में? हाँ, ये बड़ा रोचक है, और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप तमाम लोगों से सुनते होंगे कि स्ट्रेटजी ठीक होनी चाहिए। मैंने बीए ऑनर्स इंग्लिश में जरूर किया, लेकिन मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था। उसकी एक वजह ये भी थी कि घर में हिंदी का माहौल था, पिताजी हिंदी के अध्यापक थे, तो बहुत सारी किताबें हम लोग बचपन में उपन्यास कविताएं पढ़ते रहते थे। फिर अलीगढ़ विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी है उसमें भी बहुत सारा साहित्य का हिंदी का संकलन था, तो शौक के तौर पे हम लोग पढ़ते रहते थे। लेकिन जब यूपीएससी में शुरू में विचार ये था कि हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया जाए, लेकिन एक हमारे साथी थे जो इंजीनियर थे, और वो हिंदी लिटरेचर से जब उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, तो ये प्रेरणा मिली या लगा कि अगर ये लोग कर सकते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हिंदी साहित्य से, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसी आधार पर फिर मैंने हिंदी लिटरेचर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्ट की है। नॉर्मली हर कोई जानना चाहता है कि आईपीएस जब सिलेक्ट होते हैं तो नॉर्मली कौन सी पोस्ट हमें सबसे पहले मिलती है, कैसे? फिर आपका सर आपका एक्सपीरियंस बताइए कि आपको कहाँ क्या पोस्टिंग मिली और फिर कैसे करा? यूपीएससी जैसे सिलेक्शन के बाद आपके नंबर के आधार पर सर्विस का एलोकेशन करते हैं, और आपकी चॉइसेस भी देखी जाती हैं कि आपने फर्स्ट चॉइस क्या दी है, सेकंड चॉइस क्या दी है। तो सबसे पहले जो 3 महीने का एक फाउंडेशन कोर्स होता है, जो कि आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इन लोगों का इकट्ठा होता है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में। उसके बाद सब लोग अपनी अपनी अकेडमी में चले जाते हैं। आईएएस वाले लोग मसूरी रुक जाते हैं, पुलिस ट्रेनिंग वाले लोग हैदराबाद चले जाते हैं, और वहाँ की लगभग 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 6 महीने की डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है किसी जिले में, और उसके बाद पहली पोस्टिंग एएसपी की होती है, और उसके एएसपी आप लगभग 1 साल रहते हैं, उसके बाद फिर आप एसपी बन जाते हैं। राइट, सो सर आपकी स्टार्टिंग में कहाँ पोस्टिंग हुई सर? मेरी पहली पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में हुई, क्योंकि हमारे कैडर में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, चंडीगढ़ और दिल्ली सारी स्टेट्स आती हैं। मैं एक खोंसा जिला है अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आतंकवाद था, तो मेरा पहला जिला एज एसपी खोंसा था अरुणाचल। ओके सर, सो जैसे कि आपने बताया कि आप अरुणाचल प्रदेश में रहे हो, वहाँ काफी आतंकवाद था, तो सर उसको कैसे डील किया? और सर स्टार्टिंग में आप जब नए नए ज्वाइन किए होते तो उतना अनुभव भी नहीं होता है एज अ ऑफिसर की, क्या करना है, किस तरीके के डिसीजन लेने हैं, या फिर इसको कैसे निपटना है सर? हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि शुरू में अनुभव नहीं होता, लेकिन जो ट्रेनिंग दी जाती है, मैंने कहा कि नेशनल पुलिस एकेडमी में, उसमें तमाम चीज़ें ये सिखाई जाती हैं, बताया जाता है कि आप आतंकवाद के इलाके में अगर हैं तो वहाँ कौन-कौन सी चीज़ें कैसे करनी है, वो चीज़ गाइडेंस बहुत काम आता है। फिर जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है उसमें भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन नया इलाका, नई भाषा, नए लोग, उनके साथ एक सामंजस्य बिठाना अपने आप में चुनौती है। तो इसका मूल मंत्र ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए। जहाँ भी आतंकवाद होता है वहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है सूचना है। अगर आपका जनता से संपर्क अच्छा है, आपको सूचना वक़्त से मिल रही है, तो बहुत सी घटनाएँ आप टाल सकते हैं, रोक सकते हैं, लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं, और प्रॉपर डिप्लॉयमेंट करके तमाम एजेंसीज़ का सहारा लेकर
आप उसे कम ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपका दिल्ली में रहा और काफ़ी धरना प्रदर्शन हुए सारे। सर कभी-कभी ये सोच के टेंशन नहीं आता था कि अब कैसे होगा? क्या करना होगा यार? होगा सही से नहीं होगा हैंडल? तो इसको लेकर कैसे सर रहता था? देखिए, बहुत एक मशहूर सी चीज़ है और जो आप लोग स्टूडेंट्स हैं और पढ़ते हैं इस चीज़ को, जी, तो सरदार पटेल ने कहा था कि आपकी नर्व्स जो है स्टील की होनी चाहिए। वो आपको मेंटली, फिज़िकली इतना मज़बूत होना पड़ेगा कि सामने अगर 20,000 लोगों की भीड़ खड़ी हुई है और आपके पास अगर 100 या 200 आदमी हैं और भीड़ उग्र हो रही है, अगर आप घबरा गए तो फिर आपकी पूरी टीम घबरा जाएगी। जी सर। तो इतना आपको मज़बूत होना चाहिए। और मैं समझता हूँ जितने भी ख़ास तौर से, मैं शहर या उसके उसमें विरोध में नहीं हूँ, लेकिन जो लोग नीचे से गाँव के स्तर से और तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं घबराते। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हिम्मत, हौसला, आपको जो ट्रेनिंग दी गई है और आप जो साधन दिए गए हैं। मैं लेकिन ये बात बार-बार ज़रूर कहूँगा कि आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप इसको सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे और आप किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं हैं। जी सर। हो सकता है कि कोई समूह प्रोटेस्ट कर रहा हो, उसकी माँगें बिल्कुल गलत हों। लेकिन अगर आपके दिल में ये बात आ गई कि नहीं, मैं इनको लाठी चलाकर और ऐसे करके ऐसे कर दूँगा, ये बिल्कुल गलत है, वो आपका काम नहीं है। आपका काम है शांति और व्यवस्था बनाए रखना। उसके लिए आप काम करिए, अपने व्यक्तिगत विचारों को, विचारधारा को उस वक़्त आपको हावी नहीं होने देना है। ओके सो सर अभी आप ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी पर हैं सर मिजोरम सरकार में। तो सर इसके बारे में बताइए सर ये क्या पोस्ट है? नॉर्मली सर हम आईपीएस ऑफिसर को यूनिफ़ॉर्म में देखना पसंद करते हैं और यूनिफ़ॉर्म लवर तो एकदम बहुत ज़्यादा रहता है। उनको यूनिफ़ॉर्म का जो बहुत सारे एस्पेक्ट मुझे ऐसे मिलते हैं जिनको आईपीएस बहुत ज़्यादा प्रेफ़र रहता है। मतलब वो आईपीएस को पहली प्रेफ़रेंस देते हैं ना कि आईएएस को सर। हाँ, ऐसे बहुत से लोग हैं जी। और बहुत से लोगों को यूनिफ़ॉर्म एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो आर्मी की हो, पैरामिलिट्री की हो, पुलिस की हो, एक बचपन से ही सबके ज़हन में एक आकर्षण रहता है। लेकिन तमाम ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिनमें कि यूनिफ़ॉर्म नहीं होती, जैसे पूरा आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, उसमें तमाम आईपीएस ऑफ़िसर होते हैं, लेकिन कोई भी यूनिफ़ॉर्म नहीं पहनता। तो कभी-कभी हम लोगों के डेपुटेशंस और दूसरी ज़िम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं, जिसमें कि यूनिफ़ॉर्म की आवश्यकता नहीं होती। तो फिलहाल मैं जो काम कर रहा हूँ, उसमें भारत सरकार और मिज़ोरम सरकार के बीच में तालमेल बिठाना, मिज़ोरम के विकास के लिए जो योजनाएँ हैं, उनके लिए केंद्र सरकार से मदद लेना, अभी इस तरह की ज़िम्मेदारी है, जो कि छोटे पीरियड के लिए होती है। अदरवाइज़ आमतौर पर आईपीएस ऑफ़िसर अ, अपनी यूनिफ़ॉर्म और अपने पुलिस के काम को ही देखते हैं। राइट सर। सो सर कोई ऐसे चैलेंजेस रहे हों जो सर्विस के दौरान आप शेयर करना चाहते हो? पुलिस स्पेशल पुलिस सर्विस में जब आप थे सर? देखिए, पुलिस में तो चुनौती हर दिन रहेगी। जैसे मैंने आतंकवाद का आपको उदाहरण दिया, तो आतंकवाद में जहाँ मैं था, वहाँ पे यूनिफ़ाइड कमांड थी, आर्मी, सीआरपीएफ, असम राइफ़ल और पुलिस। जी। इन चारों को मिलकर काम करना था। अब उसमें आप एक-दूसरे के साथ सहयोग, मिलना-जुलना, विश्वास अगर नहीं रखेंगे, और उसके बाद सबसे अहम जो मैंने कहा, जनता का विश्वास। आपकी अगर पुलिस फ़ोर्स ईमानदार नहीं है, गाँव में आप सर्च करने जा रहे हैं और गाँव के लोगों को सता रहे हैं, तो उनकी सिम्पैथी फिर पुलिस के सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के लिए नहीं होगी। जी सर। अगर आपने किसी से बदतमीज़ी की, किसी को गाली-गलौज किया, तो वो लोग आपको दिल से पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आपका व्यवहार अच्छा है, तो चाहे कितना भी आतंकवाद हो, लोग आप पर विश्वास करते हैं। चुपचाप आके रात में आके सूचनाएँ दे जाते हैं कि साहब 2 आतंकवादी हैं इस गाँव में, इस आदमी के घर में बैठे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा जो पुलिस की जॉब में चुनौती है, चाहे वो आतंकवाद का इलाका हो, नॉर्मल इलाकों में भी जहाँ क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं। अगर आपका सूचना तंत्र मजबूत है, इलाके के लोगों को ये विश्वास है कि अगर हम किसी अपराधी के बारे में बताएँगे किसी बड़े अधिकारी को, उस पे कार्रवाई होगी, तो सूचनाएँ भी मिलती रहती हैं, लोग भी सहयोग करते हैं और अपराध पर भी नियंत्रण हो जाता है। सारे ही काम करने पड़ेंगे, परिवार को भी देखना होगा, नौकरी भी करनी पड़ेगी, अपनी ज़िम्मेदारी और ड्यूटी भी करनी होगी। जी सर। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहते हैं जो फ्यूचर एस्पिरेंट या फिर कैंडिडेट सर? अब मेरा यही मैसेज है, जैसा मैंने कहा था कि ज़िंदगी और मौत का सवाल नहीं है, एक उद्देश्य लेकर आप चल रहे हैं, तो उसमें अपने पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से काम करिए। विषयों का चुनाव सही होना चाहिए। अपने कम्फर्ट लेवल कौन से विषय आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, और जितनी जल्दी
तैयारी शुरू करें। तैयारी सेंस में नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के और ग्रेजुएशन भी नहीं कर रहे और तैयारी शुरू कर दी, वो ठीक नहीं है। मेरा मानना ये है, अगर आप जो 12th कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसको गंभीरता से किया जाए, क्लासेस अटेंड की जाएँ और थोड़ा-थोड़ा न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, दूसरी चीज़ें पढ़ना शुरू कर दिया जाए। उसके बाद ही और एक प्लान बी ज़रूर होना चाहिए, कोई एक ऐसा कोर्स आप ज़रूर साथ में लेकर चलिए, जिससे कि आपको कभी नौकरी अगर ढूँढनी पड़े तो उस कोर्स का आपको फ़ायदा मिले। और दुनिया में मुश्किल कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में वही हुआ है जो इंसान ने सोचा है। इंसान ने जब सोचा कि हवाई जहाज़ में उड़ेगा, तो उसके बाद ही हवाई जहाज़ बना। तो ये पूरा आपकी सोच, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। और यूपीएससी ज़िंदगी का अल्टीमेट गोल नहीं है। एक बेहतर इंसान बनना, एक अच्छा नागरिक बनना, वो आपका उद्देश्य होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज एंड थैंक यू अगेन सर कि आपने इतना कीमती टाइम दिया हमें। सो गाइस देखा कि सर ने अपने एक्सपीरियंस, वेलकम सर। सो गाइस आपने देखा कि सर ने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया। उन्होंने सर्विस के दौरान के एक्सपीरियंस को बताया, साथ में उन्होंने कैसे क्या किया स्टार्टिंग में प्रिपरेशन के लिए, वो भी बताया। सो आई होप कि आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ मोटिवेशन मिला होगा। सभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी फ्रेंड्स, आपने पूरी वीडियो आई होप एंजॉय करी होगी। साथ ही अगर आप 2023 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश कर रहे हैं तो आप आरंभ बैच में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो आप लक्ष्य बैच में एनरोल कर सकते हैं। एंड हैवी डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड स्टूडेंटो जरूर यूज करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, थैंक यू।